नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी गौरव बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 9 क्लास 12 के लिए चल रहा है और इस चैप्टर का उद्देश्य जो है पहले ही बता चुके हैं। चैप्टर 9 में 2 पॉइंट बचा है। एक तो पॉइंट आपको सामने दिख रहा होगा, पादप प्रजनन, और दूसरा पॉइंट जो है एकल प्रोटीन। इन 2 पॉइंट को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग जो है मंडे से नए चैप्टर के साथ ऑफलाइन में क्लास शुरू करेंगे। ऑनलाइन में जैसा कि आज हमारा टॉपिक है पादप प्रजनन, आपको सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, आपको टॉपिक जो है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग। कुछ बच्चों को कमेंट आता था कि सर एनसीईआरटी के साथ लेके चलिए, तो इस आधार पे हम आज आपको सामने एनसीईआरटी ही लेके चल रहे हैं। बाकायदा एनसीईआरटी का बुक आपके सामने है और आज इसमें बहुत अच्छी चीज़ें पढ़नी है। देखिए, भारत या पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगातार जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और इस बढ़ रही जनसंख्या में जो कृषि योग्य भूमि है उसकी सीमा कम होते जा रही है। तो उसकी सीमा कम होने के कारण हम क्या करेंगे कि हमें एक ऐसी तकनीक अपनानी होगी जिससे हम कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लें। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी हाल में कोरोना आया हुआ था, तो ऐसे कई सारे बैक्टीरिया या वायरस या कई सारे ऐसे घास हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पादप प्रजनन के अंतर्गत जो चीज़ें पढ़नी है उसको पहले हम समझते हैं। बाबू, जो पादप प्रजनन है, पादप प्रजनन की बात करेंगे अगर, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो पादप प्रजनन का हमारा जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य क्या है, समझ रहे हैं? पादप प्रजनन का कुछ उद्देश्य होगा। प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है हमारे क्या, क्यों आया पादप प्रजनन? पहला तो क्या है, कम क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, कम क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन की आवश्यकता है, इसलिए हमें पादप प्रजनन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, रोग के कारण पादप को नष्ट होने से बचाने हेतु अच्छे गुणों वाले पौधे के निर्माण, ये भी पादप प्रजनन को प्रजनित करते हैं। तीसरा क्या है, उच्च उत्पादन। तीसरा क्या होगा, उच्च उत्पादन क्षमता हेतु प्रजनन। अब उच्च उत्पादन क्षमता क्या है, कम से कम क्षेत्र में जो हम लोग कृषि वाला फसल लगा रहे हैं तो उसी क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए। और पांचवा जो हमारा, चौथा जो हमारा होगा, मानव को
लाभ रहित, मानव को लाभ देने वाले पौधे, देने वाले फसल, मानव को लाभ देने वाले किसका उत्पादन करना है बाबू? फसल का। अगर मानव है तो हम जैसे मानव है तो जैसे कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा वाला चावल खा लिया, आलू वाले चीज़ खा रहे हैं तो उससे शुगर की संभावना हो जाती है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए भी हमें पादप प्रजनन की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आएगा? इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमें पादप प्रजनन की आवश्यकता पड़ेगी। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? कम समय में तैयार होने वाले, कम समय में तैयार होने वाले फसल, कम समय में तैयार होने वाले फसल के लिए भी हमें पादप प्रजनन की आवश्यकता है। ठीक है, अब पादप प्रजनन की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ी, इसमें सबसे पहला उद्देश्य आता है किसका? एक व्यक्ति थे नॉर्मन ई बोरेलॉग। इन बोरेलॉग ने विश्व में हरित क्रांति का डंका बजाया और इस हरित क्रांति के कारण दुनिया में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो नॉर्मन ई बोरेलॉग के साथ साथ भारत में एमएस स्वामीनाथन जो चेन्नई से बिलोंग्स करते थे, रहते थे, उन्होंने भारत में हरित क्रांति का परचम लहराया और कल अर्थात 28 तारीख को एमएस स्वामीनाथन की निधन हो गई। तो इस चीज़ों के विषय में जानने के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी के उस टॉपिक को कवर करिए जो पादप प्रजनन क्या है। हमारे देश में जो कृषि चल रही है, कृषि क्या कर रहा है कि हमारी जो पारंपरिक खेती बाड़ी में मनुष्य तथा पशुओं के भोजन के लिए सीमित मात्रा में जो मात्रा उत्पादन होता है, अच्छे प्रबंधन के तौर पर तथा भूमि का क्षेत्र बढ़ने से उत्पादन बढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसकी क्षेत्र बढ़ने से उत्पादन बढ़ सकता है? भूमि का क्षेत्र बढ़ने से। लेकिन हमारे पास तो भूमि का क्षेत्र है नहीं और जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारी भूमि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? कम होते जा रही है। परंतु केवल एक सीमा तक ही भूमि है हमारे पास। बड़ी सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या? पादप प्रजनन ने एक प्रौद्योगिकी के रूप में सहायता की। बात समझ में आ रहा है? भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे हरित क्रांति का शब्द न सुना? अभी बात कर रहे थे भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, इन्होंने भारत में उत्पादन को इतना तीव्र गति से बढ़ाने में सहायता की कि जब हम सिर्फ खाने के लाले पड़ रहे थे उस 66 के अकाल के बाद, तो 66 के अकाल के बाद इन्होंने उत्पादन को इतना ज़्यादा जागृत किया लोगों के बीच कि हम सिर्फ अपने खाने के नहीं बल्कि हम दुनिया को भी अनाज पहुँचाना शुरू कर देते, मतलब हमारी निर्यात भी शुरू हो गई। कह रहे हैं भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने हरित क्रांति शब्द ना सुना, जो खाद्य उत्पादन की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं बल्कि इसके निर्यात के लिए भी उत्तरदायी है। बात समझ आ रहा है? हमारे पास पहले ऐसा था कि हम अपने उत्पादन, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद हमने क्या करना शुरू कर दिया? विश्व को भी अपनी अनाज पहुंचानी शुरू कर दी। हरित क्रांति एक हद तक पादप प्रजनन तकनीक पर गेहूं, धान, मक्का, इसमें एक और आ सकता है आपके लिए। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें और क्या आ सकता है? सरसों, दलहन और तिलहन, इन सभी फसलों पर भी विशेष ध्यान दिया था। गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा मक्का और सरसों का उत्पादन बढ़ा और पादप प्रजनन ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी। तो पादप प्रजनन है क्या भाई? क्वेश्चन पूछता है कि पादप प्रजनन है क्या भाई? पादप प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक अच्छे नस्ल के पौधों का क्रॉस कराते हैं, मतलब मेंडेलियन थ्योरी का प्रयोग करके अच्छे नस्ल को उत्पादन करते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कृषि के लिए अच्छा उत्पादन करने वाली रोग प्रतिरोधी होनी चाहिए।
क्या कर रहा है, पादप प्रजनन प्रजातियों का उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादपों की किस्मों को तैयार कर सके। वांछित का मतलब ऐसे पादप को तैयार कर सके खेती के लिए अधिक उपयोगी तथा उत्पादन करने वाली रोग प्रतिरोधी है। जैसे हम धान रोपते हैं तो बार बार खाद का प्रयोग करना पड़ता है। खाद का प्रयोग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कीट वगैरह जो है हमारे धान को हानि न पहुंचाए। गेहूँ की जो भी किए हम लोग पहले हमारे गांव में जब पहले नेनुआ वगैरह रोपा जाता था बाबू, तो हम लोग राख छींटते थे उसके ऊपर। आलू के ऊपर भी ऐसा होता है, अंगमारी बीमारी हो जाती है आलू में। तो इन सब चीज़ों से बचाना है हमें। पादप प्रजनन का उद्देश्य यही है कि हम प्राचीनतम कृषि की प्रक्रिया पर लागू न रहें, हम आधुनिक कृषि का प्रयोग करें, कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करें, बीजों का सहायता ना लें बल्कि उन पौधों की सहायता से ही हम नई चीज़ों को करें। आज पादप प्रजनन के बारे में लगभग बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहास में जाइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी चावल और गेहूं का उत्पादन करते थे और वो निर्यात भी करते थे। लेकिन उनका कृषि का जो प्रक्रिया था वो काफ़ी पुराना था। वो बैलों से हल करना, खेतों को जुताई करना, ये सब चीज़ें चलती थी। तो वो उबाऊ था, लंबे समय में चलने वाला था, काफ़ी लंबा समय लग जाता था। ठीक है, आज भी मुख्य फसलें वही है जो पुरानी किस्म के उत्पन्न हैं। लेकिन पादप प्रजनन के शुद्ध वंश का संकरण अथवा क्रॉसिंग शामिल है, जिसके पश्चात कृत्रिम चयन होता है। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल चयन कर लेते हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पादन देने वाले। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ताकि हम क्या कर सके भाई, अधिक से अधिक, ताकि हम क्या कर सके, अधिक उत्पादन देने वाले, पोषण देना, माने हम जो फसल उगा रहे हैं वो कम खाने पर भी हमें पूरी पोषण मिल जाए। ठीक है, रोग प्रतिरोधक, हमारे पादप में बीमारियों से बचा है, पादपों के वांछित विशेषज्ञों को तैयार किया जा सके। कर अनुवांशिकी, आणविक, जीन विज्ञान तथा उत्तक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ साथ आणविक अनुवांशिक साधनों का प्रयोग करके पादप प्रजनन क्रिया किया जा रहा है। पहले बीज लेके डालते थे जिससे एक समय इंतजार करते थे तब हमारी फसलें आती थी, लेकिन आज में ऐसा नहीं है। एक तकनीक आ गया है और तकनीक की सहायता से हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। और इन फसलों का उत्पादन करने का कारण क्या है, हम कृषि में पहले व्यापार के लिए लगे होते थे और अब कृषि को जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, व्यापार के साथ साथ हमने कृषि करना शुरू किया। किसके लिए, अपने पहले कृषि करते थे खाने के लिए और अब वर्तमान में हम कृषि क्या कर रहे हैं, एक व्यापार के तौर पर। देखिए भारत जैसे देश में लगभग कितना प्रतिशत कह सकते हैं कि भारत कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, सबको पता है, प्राचीन काल से हो रहा है। और जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत के जितना आय है उसमें इसका जो प्रतिशत है कृषि का वो कितना प्रतिशत है, 33%। कभी ये 85% होता था और आज़ादी के समय ये 65% था, लेकिन आज इसकी संख्या घट के कितनी हो गई है, 33%। क्यों, क्योंकि कृषि जन्मभूमि पर बहुत सारे इंडस्ट्री, औद्योगिक निर्माण कर लिया गया है और कृषि से मुंह भंग होने लगा है लोगों का। क्योंकि जितना उनका उत्पादन हो रहा है उससे जितना उनका कृषि में खर्च हो रहा है उससे कम उत्पादन हो रहा है। इसकी वजह से क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सारे किसान आज भी उस प्राचीनतम विधि पर ही कृषि कर रहे हैं जो पहले होता था। तो आधुनिक विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक वो लेके आए हैं। बैलों की जगह पर ट्रैक्टर रख लिया है, काटने के लिए लोगों की जगह पर हार्वेस्टर रख लिया है, लेकिन उन फसलों के बीजों में परिवर्तन नहीं किया, उन फसलों के नस्लों में परिवर्तन नहीं किया, उन फसलों के किस्मों में परिवर्तन नहीं किया, उन फसलों के मांगों के आधार पर उत्पादन नहीं किया। और इस कारण से भारत में आज भी लगभग कितना 62% कृषि में कितना प्रतिशत, दुनिया में सबसे ज़्यादा कृषि जो करते हैं वो कहाँ के लोग करते हैं, भारत के लोग। कितना प्रतिशत लोग कृषि करते हैं, 62%। और ये 62% लोग आय कितना कमाते हैं, 33%। तो समझ लीजिएगा किसान गरीब होगा कि नहीं होगा। समझिए 62% लोग मात्र 33% आय जनरेट करते हैं और अगर इसमें से करेंगे तो 38% लोग जो हैं वो कृषि में नहीं लगे हैं, लेकिन इनका आय कितना है, तो लगभग 67% ये राष्ट्रीय जीडीपी में अपना योगदान देते हैं। तो 38% लोग 67% योगदान देते हैं, वहीं 62% लोग मात्र 33% योगदान देते हैं। इसीलिए किसान आज भी गरीब है।
अब बात करते हैं कुछ चीजों का। देखिए क्या चीजों का बात करते हैं। देखिए कह रहा है, क्या कर रहा है कि 1960 के मध्य में गेहूं, धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पारंपरिक तकनीक के प्रयोग से किया गया। कह रहे हैं कि 1960 के आसपास विश्व में नॉर्मन ई बोरेलॉग नाम के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण किसकी भाई, गेहूं की और धान की। कब? 1960 में गेहूं और धान की कैसी किस्में? उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्म। उच्च उत्पादन क्षमता का मतलब क्या होगा? जैसे आपने नाटी मंसूरिया रोपा 1 बीघा में, तो वो आपको 50 मन 60 मन धान वहाँ से निकला। लेकिन यहाँ पर वही ऐसी फसल रोपी जाए जहाँ 80 मन धान आ जाए, 100 मन धान आ जाए, तो कितना मजा आएगा। ठीक है, काम उतना ही किया, खेत उतना ही था, मेहनत उतना ही किया, लेकिन पैसा बढ़ गया, तकनीक का प्रयोग किया गया, और इससे क्या हुआ? खाद्य के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। यही व्यवस्था सामान्यतः क्या कहा जाता है? हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। कह रहे थे कि कुछ देर पहले समझा रहे थे मैं आपको कि जब हमारे पास उत्पादन कम हो रहा था तब हमने इसी तकनीक का प्रयोग किया और इससे ऐसी नस्लों के फसलों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण क्या हो गई हुआ? हमारे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और इसे ही हरित क्रांति कहा गया। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक कुछ चीजें, कुछ ग्राफ दिख रहा होगा। देखिए गेहूं तथा धान की बात कर रहे हैं। 1960 2000 तक शुरुआत में जब 1960 था तो गेहूं का उत्पादन मात्र 11 मिलियन होता था, जो 2000 में बढ़कर कितना मिलियन हो गया? 75 मिलियन। 1960 में जहां गेहूं जो है भारत में मात्र 11 मिलियन टन उत्पादन होता था, वही गेहूं 2000 ईस्वी में कितना टन हो गया? 75 मिलियन टन। क्या परिवर्तन हुआ? कृषि की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? कृषि की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ और जो गेहूं बोया जाता था उसके नस्ल में परिवर्तन हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? तो धान के उत्पादन उसी समय, धान ये गेहूं हो गया, उसी समय धान 35 मिलियन टन से बढ़कर कितना हो गया? 90 मिलियन टन। बात कर रहे हैं किसकी? धान की। किसकी बात कर रहे हैं? धान की। कब भाई? तो 1960। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली बोरेलॉग के सहायता से जब 1960 में देखा गया तो भारत में 11 मिलियन टन क्या उत्पादन होता था? गेहूं। 11 मिलियन टन क्या उत्पादन होता था? 11 मिलियन टन क्या उत्पादन होता था? गेहूं, जो 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 75 मिलियन टन। उसी प्रकार 2000 ईस्वी में धान जो हो गया कितना मिलियन टन हो गया? 90 मिलियन टन उत्पादन हो गया। 90 मिलियन टन, जो लगभग कब? 1960 में। ये धान है और ये क्या है? गेहूं है। 1960 में ये लगभग कितना था? 15 से 20 मिलियन टन। तो इतना परिवर्तन हुआ सिर्फ किसके कारण? परिवर्तन हुआ? नस्ल के कारण, उनके प्रजातियों के कारण इतना परिवर्तन आया। सोचिए कितना तेजी से हमने विकास किया उसी क्षेत्र में, उसी कृषि वाले एरिया में, और उसी पद्धति का प्रयोग करके हमने इतना उत्पादन कर लिया। ठीक है, तो इसमें किसका हो गया? देखिए अब गेहूं और धान की एक अर्धवामन, एक ऐसी प्रक्रिया। अर्धवामन का मतलब होता है मानव निर्मित। अर्धवामन का मतलब क्या होता है बाबू? मानव निर्मित नस्ल।
विकसित की गई, किस्में विकसित की गई। और मानव निर्मित जो किस्में विकसित की गई, ये नोट करिएगा आप लोग कॉपी में भी, मानव निर्मित जो किस्में विकसित की गई वो क्या की गई, मैक्सिको इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज। व्हीट एंड मेज मतलब मक्का और गेहूं। मक्का और गेहूं की दो ऐसी नस्लें उत्पादित की गई। कहाँ पर, मैक्सिको में। मैक्सिको जो है, मैक्सिको सिटी, वो है उत्तरी अमेरिका के निचले कोने पर। अगर अमेरिका का मैप आपको याद होगा तो इस कोने पर एक जगह है मैक्सिको सिटी, और इसके बाद पनामा, और ये जोड़ देता है दक्षिणी अमेरिका को। तो मैक्सिको सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज में मक्के की और गेहूं की प्रजातियां उत्पन्न की गई, वामन प्रजातियां, मानव निर्मित प्रजातियां, जिसने उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया। और इसी में चना भी है, ठीक है, मटर। अब देखिए क्या कर रहा है, नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरेलॉन्ग ने, किसने विकसित किया मानव निर्मित भाई, नोबेल पुरस्कार विजेता किसने, नॉर्मन ई बोरेलॉन्ग। यही थे हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। कहाँ पर, विश्व में। कहाँ पर, विश्व में। इन्होंने गेहूं की अर्धवामन का मतलब क्या है, मानव निर्मित। अर्धवामन का मतलब क्या बाबू, मानव निर्मित किस्म का क्या किया, विकास किया। उसका परिवार यह रहा कि 1963 में जो गेहूं की किस्म आई उसके पास रोग प्रतिरोधी क्षमता भी था, गेहूं को कीट खत्म नहीं कर सकते थे। और वैसी रेखाएं थी जिसमें क्या नाम था, सोनालिका, और क्या है, कल्याण सोना, बीबीआई। गेहूं की किस्म, बीबीआई क्या है भाई, गेहूं की दो किस्में आई, उनका नाम क्या था भाई, गेहूं की दो किस्में आई, उनका नाम क्या था भाई, गेहूं की अर्धवामन किस्में। किसने बनाया, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। इन्होंने सोनालिका और क्या दिया, कल्याण सोना। ये दो गेहूं की ऐसी किस्में थी जिनके पास क्या क्षमता था, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लस उत्पादन क्षमता। कैसा उत्पादन, अधिक उत्पादन क्षमता। इस कारण से ये फसलें प्रसिद्ध हुई। और आज भारत जैसे देश में इस दो किस्मों को तेजी से बोया जाता है, ठीक है। भारत में गेहूं प्रयोग किया जाता है, कर रहा है ना, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कर रहा है। सोनालिका और कल्याण सोना विकास कर उन्हें भारतवर्ष के गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्र में प्रयोग किया गया। तो ये जो सोनालिका और कल्याण सोना था, इसको भारत में प्रदर्शित करने वाले कौन थे, स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का क्या कहा जाता है बबुआ, क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक। तो इनकी मृत्यु हो गई 29/9/2023, ठीक है। इनको कई सारे पुरस्कार प्राप्त हैं, इनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा बिहार में। अब इसी प्रकार से जो धान का रिसर्च सेंटर है ताइवान, फिलीपींस में है धान का रिसर्च सेंटर, कह रहा है कि अर्धवामन धान किस्म IR8, धान की एक किस्म है IR8 और एक है ताइचुंग, अभी आगे आएगा ये, ठीक है। देखिए
अर्धवामन किस्म IR8 कहाँ किया गया? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI कहाँ पर है? फिलीपींस में पैदा किया गया। तथा एक व्यक्ति था ताइवान का, कहाँ का? ताइवान का एक व्यक्ति था, उसका नाम था थाई चुंग। क्या नाम था? थाई चुंग। उसका क्या नाम था समझिएगा, उसका नाम था थाई चुंग। इस थाई चुंग ने थाई चुंग नेटिव नाम की एक प्रजाति उत्पन्न की और इसके कारण से भारत में धान की फसल भी बढ़ गई। तो धान की फसल के लिए अगर पूछेगा तो दो याद रखना है, गेहूं का तो हो गया। अब धान के लिए पूछ लिया अगर, धान IR8 और थाई चुंग नेटिव 1, ठीक है। कहाँ बना ये? IR फिलीपींस में, फिलीपींस में। और ये कहाँ बना? ताइवान में। और फिलीपींस में क्या है? IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? फिलीपींस में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस में। और ये भी पूछ सकता है गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपको बताया मैक्सिको सिटी, ठीक है। तो धान की 2 किस्में IR8 और थाई चुंग नेटिव 1। गेहूं की 2 किस्में सोनालिका और कल्याण सोना। ये 2 ऐसी किस्में हैं जिन्होंने फसल उत्पादन में क्रांति ला दी। कम से कम 10 गुना ज़्यादा उत्पादन आज किया जा रहा, उस समय 4 से 5 गुना ज़्यादा था, ठीक है। तो इस प्रकार से फसलों का उत्पादन बढ़ता गया और इसी के कारण से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। उसी प्रकार से एक और बात बताने वाला हूँ। भारत में एक गन्ने की कहानी थी, गन्ने की कहानी थी। सैकरम, देखिए दिखा दे रहा हूँ। भारत में गन्ने की कहानी थी। कहानी शायद इस क्लास में मैंने कई बार बताया था कि उत्तर भारत के लोग गन्ना करते थे उजला वाला, पतला पतला सा, और दक्षिण भारत में रेड वाले गन्ने उत्पादन होते थे। उत्तर भारत का गन्ना हल्का होता था, दक्षिण भारत का गन्ना भारी होता था। तो एक उत्तर भारत का किसान, मतलब बिहार का किसान चला गया तमिलनाडु वगैरह, वहाँ से उसने गन्ने को देखा तो वो अचंभित रह गए कि अरे भाई, तुम्हारे यहाँ इतना मोटा बांस की तरह गन्ना कैसे हो रहा है, ये इसका बीज मुझे दोगे? तो गन्ने का तो बीज होता नहीं है, आपको भी पता है। क्या करते थे? उसको काट के ले जाके लगाते थे। तो वहाँ से उसके जो है तने को लेके आया भारत में, उत्तर भारत में लगाया। लेकिन उत्तर भारत में ठंडे के मौसम में गन्ना को तैयार होने में 1 वर्ष लगता है और ठंडे के मौसम में गन्ना खराब हो गया। अब ये लाठी उठी लेकर के पगड़ी उगड़ी बांध के चल गया, कहा कि अरे कैसन तू बीज दे रस रे, हमार कुल खेत सुखा गई। तो ओकरा सरे भाई, तुम्हारे यहाँ तापमान गड़बड़ है। तो हमें देखा गया कि जो उत्तर भारत में जो गन्ना होता था, उस गन्ने का नाम क्या था? सैकरम बाबरी, याद रखिएगा, सैकरम बारबरी। और दक्षिण भारत में वहाँ गर्मी ज़्यादा होता, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, गर्मी ज़्यादा होता था, वहाँ पर जो गन्ना होता था उसको कहा जाता था सैकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। और इसमें चीनी ज़्यादा होती थी। अब इसे उत्तर भारत में नहीं लाया जा सकता था, लेकिन इन्हें लाना था। तो लाना था तो इन लोगों ने क्या किया? इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक क्या किया? संकरित किया, मतलब वही मेंडेलियन थ्योरी का प्रयोग किया और उच्च उत्पादन क्षमता वाला, मोटा तना वाला, उच्च शर्करा वाला पौधा प्राप्त हो गया। और इसे उत्तर भारत के गन्ने उत्पादन क्षेत्रों में क्या हो गई? काफी वृद्धि हो गई। जब इन दोनों को मिला के सैकरम सेरेमेसी नाम का एक गन्ना बनाया गया। कौन सा गन्ना बनाया गया? नाम था सैकरम सेरेमेसी। दोनों के मिलने से जो बना गन्ना, उस गन्ने का नाम था सैकरम सेरेमेसी और इसके कारण उत्पादन क्षमता बढ़ गया। इसी कारण से कई सारे और भी है, ज्वार में भी इसी का प्रक्रिया लगाया गया और अन्य फसलों में भी ऐसी प्रक्रिया लगाई गई। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कई सारे चीजों को उत्पादन किया गया, जैसे देखिएगा, ठीक है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पादन करने के लिए इस तरह की कई प्रजातियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि गेहूं का भूरा कीट,
गेहूं में जैसे मान लीजिए क्या होता है, गेहूं में कैसा हो जाता है भूरा कीट, किसके कारण से, कवक के कारण से फसलों में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, कवक के कारण से फसलों में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। गेहूं में भूरा कीट, गन्ने में रेड रड, लाल हो जाता है गन्ना, ये VBI है। गेहूं में भूरा कीट किसके कारण, कवक के कारण। गेहूं में भूरा कीट किसके कारण, कवक के कारण। गेहूं में भूरा कीट किसके कारण, कवक के कारण। क्वेश्चन पूछेगा गेहूं में भूरा कीट किसके कारण होता है, कवक के कारण। गन्ने में रेड रॉड मतलब लाल हो जाता है गन्ना, किसके कारण से, कवक के कारण। आलू में अंगमारी, ठीक है, आलू में अंगमारी किसके कारण, कवक में, सॉरी, आलू में अंगमारी किसके कारण, जीवाणु के कारण, किसके कारण, जीवाणु के कारण। गेहूं में भूरा कीट नाम का और गन्ने में रेड रॉट जैसे कई बीमारियां हैं जो कवक से होती है, वहीं आलू में अंगमारी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी प्रकार कई सारे जैसे तंबाकू में, जैसे क्रूसीफर में ब्लैक रॉट उत्पन्न हो जाता है विषाणु द्वारा। तंबाकू में मोजेक बीमारी, सलजम में मोजेक आदि। विषाणु जो है वायरस, तंबाकू का उजला हो जाना मोजेक बीमारी है, वैसे सलजम का भी खराब हो जाना मोजेक बीमारी होता है। तो ऐसे कई सारी बीमारियां हो रही थी। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ा भाई, तो ऐसे पौधों का उत्पादन करना पड़ा जो रोग रोक सके। और उन पौधों का जो है कुछ ये नस्लें हैं जिन्हें आपको याद करना है, एक टाइपिंग में आपको मिल जाएगा। देखिएगा क्या कर रहा है कि गेहूं में एक ऐसी नस्ल है जिसका नाम क्या है, हिमगिरी। गेहूं में एक ऐसी नस्ल है हिमगिरी जो क्या कर सकता है, पर्ण तथा धारी कीट, हिलबंट आदि से रोक सकता है। कीट गेहूं को नष्ट नहीं कर सकते। कौन सा गेहूं होना चाहिए, हिमगिरी। वैसे सरसों में पूसा स्वर्णिम, सरसों की एक विशेष नस्ल पूसा स्वर्णिम या करणराई, इसमें जो श्वेत कीट होते हैं वो खराब नहीं कर सकते। वैसे फूल गोभी में पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबल ऐसी दो प्रजातियां है जिसमें क्या होता है कि अंगमारी बीमारी नहीं हो सकती है, इसमें खराबी नहीं आ सकती। वैसे लोबिया, ठीक है, पूसा कोमल जो है जीवाणु का अंगमारी नहीं कर सकते। मिर्च में पूसा सदाबहार मिर्च है जिसके अंतर्गत ये वायरस और जो है बैक्टीरिया इन पर अटैक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से फसलों को हमने उत्पन्न किया जो बीमारियों से बचने में हमें क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। मतलब खेत में लगा के भूल जाओ, सीधे अब फसल आया तो जाओ, ठीक है, उनसे कवक वगैरह उनसे कुछ कर नहीं सकते। अब रोग प्रतिरोधक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीन में उत्परिवर्तन करना पड़ेगा, जो आगे पढ़ेंगे। जीन में उत्परिवर्तन की प्रक्रिया आगे पढ़े होंगे आप लोग अध्याय 5 में भी और 6 में भी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, पादपों को विशेष तौर पर उत्पादन कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने उत्पादन किए जिसके कारण से हमें आगे आ जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा 2 पॉइंट बचा है, एक ये, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नस्लों का प्रयोग करेंगे जो बीमारियों से बचेंगे, और दूसरा उन्नत गुणवत्ता के लिए प्रजनन की प्रक्रिया, ठीक है। इस प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा हम कैसे फसलों का उत्पादन करेंगे, और लास्ट में एकल प्रोटीन, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एकल प्रोटीन। ये वीडियो कल आएगा और इसके साथ ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए ताकि हमें एक एनर्जी मिले, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो होता है पूरी ताकत से पढ़ाना पड़ता है। सामने ऑफलाइन में बच्चे होते हैं तो पढ़ाने का अलग ही मज़ा होता है, और ऑनलाइन अपने पेशेंस और काफ़ी गर्मी, चूँकि आप लोगों को आवाज़ आता है इसलिए पंखा बंद करके भी आदमी पढ़ा रहा है ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, नहीं तो सफलता मिलने वाली नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू बस।